हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल अपक्रू CSE एकेडमी पर आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पृथ्वी का भूगर्भिक कालक्रम या भूगर्भिक इतिहास, ये हम लोगों ने पढ़ा था। एक्चुअली पृथ्वी का भूगर्भिक, हम लोग पृथ्वी का क्यों पढ़े थे इंडियन ज्योग्राफी में, ये इसलिए बता दूँ आपको, क्योंकि देखिए ये है हमारे अपने भारत में पर्वतों के निर्माण से संबंधित सेनोजोइक में टर्शियरी काल, इसमें पैलियोसीन से लेकर प्लायोसीन तक, ये भी हमने वहाँ पढ़ा था। अगर हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको बताया होता, जो नए बच्चे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको क्या समझ में आता कि ये कहाँ से चला आया सेनोजोइक टर्शियरी, है ना। इसलिए मुझे लगा कि मुझे मेंस के सिलेबस में उसको कवर करना ही था, तो मैंने उसको यहीं पर कवर कर दिया। इससे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग समय के थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हम लोग पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग को क्या है कि इन सबों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर पढ़ाना वो अति आवश्यक है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर पूरी तरह और उतना ही पढ़ाया है जितना मैं मेंस में पढ़ा था आपको। तो मतलब ये समझ लीजिए कि वो बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है आपका, ठीक है। तो इसलिए उसको अगर नहीं देखें हैं आप लोग तो ज़रूर से देखें। तो वहाँ से देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि वहाँ पर आपका पर्वतों के उम्र के हिसाब से, मतलब एज के हिसाब से पर्वतों का क्रम था, जिसमें हम लोग अल्पाइन में वलित पर्वत पढ़े थे। याद होगा आप लोग को, अगर नहीं है तो आप पीछे जाके उसको फिर से रिवाइज करें, ठीक है। अल्पाइन क्रम में चौथा था, ठीक है, चौथा था आपका चर्नियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। और अल्पाइन में हमारा कौन सा पर्वत आता है, वलित प्रकार के पर्वत आते हैं। और हमारे यहाँ जो पर्वतों का मैक्सिमम, जो हम लोग उत्तर भारत का ये इधर का जो पर्वत पढ़ते हैं हिमालय का, वो हमारा किस में आता है, वो हमारा एक नवीन वलित पर्वत ही है। देखेंगे अभी कैसे वो नवीन है, क्यों वलित है, ठीक है। लेकिन अभी जान लीजिए कि वो नवीन वलित पर्वत में आता है, ठीक है। और उसका जो निर्माण का कार्य है वो किस में था, किस महाकल्प में था, सेनोजोइक महाकल्प में था। किस पीरियड में था, टर्शियरी पीरियड में था। और क्या उसका एपॉक, मतलब युग कौन सा था, तो ये ध्यान, पैलियोसीन से लेके प्लायोसीन तक में हमारे हिमालय का उत्पत्ति की शुरुआत हुई, उत्थान हुआ और निर्माण कार्य, और अभी भी वो बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ये आपको प्लेट टेक्टोनिक में अभी मैं थोड़ा सा यहाँ भी बताऊँगा। और वहाँ भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी वलित पर्वत हैं, चाहे हिमालय हो, चाहे आपका रॉकी जंडीज हैं, उनकी ऊँचाई में वृद्धि हो रही है। कारण यही है, जहाँ भी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है वहाँ बढ़ रहा है, जहाँ पर रुक गया है वहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे वलित पर्वत उठ ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी मैं बताया ना प्लेट, अब प्लेट की बात आएगी तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए, जो पृथ्वी का हमारा जो कष्ट है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जो ऊपरी सिरा, ठीक है, ये ऊपरी सिरा, ये तमाम कुछ बहुत बड़े प्लेटों का, महाद्वीपीय प्लेट जिन्हें बोलते हैं, और छोटे प्लेट कुछ हैं, उनसे इनकी रचना हुई है। और वो प्लेटें क्या हैं, वो प्लेटें मूव कर रही हैं। वो प्लेटें क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। कैसे मूव कर रही है वो सब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये प्लेटों का मूवमेंट। ये जो आपका भूकंप हो गया है ना, महासागरों में सुनामी आती है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, या मान लीजिए आपका जैसे कहीं पर भ्रंश हो जा रहा है, ठीक है, ये सब आपके प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है। सब कुछ एक बार प्लेट टेक्टोनिक, आपने प्लेट विवर्तनिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, आपने समझ लिया तो ये बहुत आसान लगने लगेगा, कहाँ से भूकंप, कहाँ से ये है ना, ये सब बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए, हम लोग भूपर्पटी पे प्लेटों पर हम लोग निवास करते हैं, और वो प्लेटें हमारे क्या है, संचलित हैं, ठीक है। वो प्लेटें मूव करती हैं, जिसकी वजह से हम लोग को आंतरिक हलचलों का अनुभव हम लोग ऊपर करते हैं, और उसका परिणाम भी भुगतते हैं, या तो कहीं कहीं हम लोग को उसका लाभ भी होता है, ठीक है। लाभ हुआ है, जैसे पर्वतों का निर्माण हो गया है। तो अभी देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा पर्वतीय है वो कितना हमको लाभ प्रदान करता है, ठीक है, देखेंगे। फिर तो मैं ये बताया था आपको उस लास्ट लेक्चर में कि पैलियोसीन से लेकर प्लायोसीन तक में आपके वलित पर्वतों का निर्माण कार्य, और अपने हिमालय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पैलियो से प्लायोसीन तक के बीच में उसका निर्माण कार्य है। उसका जो उत्थान था वो पैलियोसीन से पहले भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो जो हम लोग को वहाँ पर उसकी उत्पत्ति का जो दिखा है वो जनरली पैलियोसीन से प्लायोसीन के मध्य है, ठीक है। तो उसी को देखिए यहाँ पर कनेक्ट करते हुए हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के भौतिक या प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। कितने प्रदेश हैं, प्रदेश एक नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र, ठीक है। दूसरा देखिए, अब पर्वतीय के बाद नीचे क्या आता है, हमारा मैदान आता है। उत्तरी या उत्तर का मैदानी,
क्षेत्र या प्रदेश, ठीक है, प्रदेश भी बोल सकते हैं आप इसको, इसको क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख देंगे आप समझ जाएंगे। तीसरा क्या है आपका, अब ये मैदानी के बाद क्या आता है नीचे पठारी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्र, ठीक। चौथा, अब देखिए पर्वतीय हो गया, मैदानी हो गया, पठारी हो गया, अब हम लोग क्या देखें, तटीय मैदान, तटीय मैदान, ठीक है। और पांचवा, ये जान लीजिएगा अगर हम लोग मुख्य रूप से देखा जाए तो यही चार होते हैं, ठीक है, पर्वतीय, मैदानी, पठारी, तटीय। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारे पास द्वीपीय द्वीप समूह भी हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, कुछ यहाँ पर छोटे मोटे, कुछ यहाँ पर छोटे मोटे, जैसे आपके साउथ द्वीप में मुंबई बसा हुआ है, इस तरीके से भी हैं, तो उनको दमन दीव इधर है, ठीक है, तो उनको भी हम लेंगे, ठीक है, उनको क्या लेंगे, द्वीपीय प्रदेश या द्वीप समूह, ठीक है, भारत के द्वीप समूह। ये हो गए आपके 5 भौतिक प्रदेश जिसमें हम लोगों ने इनको बांटा है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे ही कि इसमें इनका भी, जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को भी हम लोग और भागों में विभाजित किए हैं, और सबका हम लोग डिटेल्स यहाँ पर डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, जरूरी है क्योंकि सबके बारे में क्वेश्चन आते हैं, आपको लिखने के लिए भी आएगा, इसलिए यहाँ पर भले ये प्रीलिम्स की ओरिएंटेड क्लास है, लेकिन इसमें जितनी भी जानकारी मिल रही है आप सबको रिलेट कर सकते हैं आपके अपने मुख्य परीक्षा के में, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे मत समझिएगा सिर्फ हमको यहाँ फैक्ट, चूँकि यहाँ पर सिर्फ फैक्ट बताना होता तो मैं आपको ये सब ना बताता, ठीक है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ बता देता ये है भारत का नक्शा बना के ऐसे ऐसे ये है सब बता देता। चूँकि यहाँ पर आपको एक समझ विकसित करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हुआ है चीज़ों का निर्माण, नहीं है हमको क्या जरूरत है, हमको बता देते ये सब बता, अब आप ऐसे बता देते आपको हिमालय सेनोजोइक में, टर्शियरी में, प्लायोसिन, ओलिगोसिन, ये सब ये उसका कल्प युग था, इसमें हुआ है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये, फिर है उसके बाद हिमालय का 3 क्रम है, लघु हिमालय, ग्रेट हिमालय, है ना, सॉरी ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसके बाद नीचे पर पठारी प्रदेशों का में पर्वतों का क्रम बता देते। इसलिए आपके फैक्ट हो गए, ये आपके स्टेट पीसीएस में आते हैं, आपके यूपीएससी में इनका क्रम आता है, उसको तो हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको याद कितना रहेगा और कैसे, उसको उसका विकास देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मुझे पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो आप लोग के लिए अच्छा एक बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। हाँ, मैप आप जरूर रखे रहें, मैं आपको पहले बोला हूँ ज्योग्राफी क्लास लेना है तो आपके पास मैप होना चाहिए, मैप आप उसको बराबर आप लोग देखें, देखिए चलिए ठीक है। अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूँ ध्यान से देखिए तो मैप में कैसे इसको बता देंगे, जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, ओके। तो देखिए मैंने क्या सबसे पहले क्या, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो पर्वतीय प्रदेश ये हो गया आपका, है ना, और इधर भी है, ठीक, ये पूरा रीजन आपका ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैप में दिखाएं तो इस क्षेत्र को हम कहाँ दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे, ठीक है, इधर भी है। दूसरा मैदानी, दूसरा क्या है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, जनरली इसको हम दिखा रहे हैं कहीं पर, हर जगह नहीं, जैसे यहाँ पर आपका अरावली है तो उसको भी मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, उस पर आपको चिंता होने की जरूरत नहीं, मैं एक जनरल मैप बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर 2 मैदानी, उत्तर का मैदानी, ठीक। उसके बाद आपका क्या बनाइए, प्रायद्वीपीय पठारी का क्षेत्र, किस क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, यही मुख्य भारत का शेप पहले आपके ऐसे था, यही जाके हमारे यूरेशियाई प्लेट से टकराया था, तो जिस तरह का शेप हमारा यहाँ पर विकसित हुआ है हम लोग देखेंगे उसको, तो इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, 3rd। उसके बाद आपका तटीय, इधर के
4 और ये आपके क्या हो गए 5। इस तरीके से अगर मैप में निरूपण देना हो, निरूपित करना हो तो आप लोग ऐसे कर लेंगे भौतिक प्रदेशों का, आसान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे सबसे पहले आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। देखिए मैंने एक यहाँ पर मैप में आपको क्या दिखा दिया, इसका विस्तार कैसे हुआ। अगर हम इसको उत्तर दक्षिण में एक मैप में ऐसे देखें तो क्या देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे तो क्या है ये बताइए, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये हमारे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का विकास हुआ है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में इसका विकास हुआ है। ये अलग बात है कि इस तरीके से आया हुआ है, लेकिन इसको हम जनरली देखेंगे तो क्या देखेंगे, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो आप इनके बारे में एक पहले हम लोग अब क्या पहला पढ़ेंगे। मैंने पहले बोला है कि हर एक सेगमेंट को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम लगेगा तो लगे, हो सकता है ये चैप्टर आपका 2 से 3 लेक्चर ले ले, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, एक समझ विकसित होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। देखिए आगे जाके इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे जाके इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पर एक हम सिर्फ उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी हमको अगर जानकारी हमको चाहिए तो हम क्या ले लेंगे कि ये जो हमारा पर्वतों का जो निर्माण हुआ है, ये लगभग कहाँ से, पश्चिम से पूर्व में लगभग 2400, कहीं कहीं आपको 2500 किलोमीटर भी दिखेगा। तो ये जो आपकी लंबाई है पश्चिम से पूर्व और पश्चिम से पूर्व तक में, ये जो आपको पर्वतीय लंबाई है कहाँ तक, लगभग 2400 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 2500 किलोमीटर दिखेगा। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट चलता है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है पर्वतों का विस्तार का कितना है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में ये इनका विकास हुआ है हिमालय का। ठीक है, हिमालय ही रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, 2400 किलोमीटर है। अब ये इसके बारे में पहले बता चुका है। नवीन वलित पर्वत है, जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जो पर्वतों का जो पर्वत हैं ये कैसे हैं, ये नवीन है और प्लस वलित हैं। सब अभी देखेंगे, बस आप लोग इसकी विशेषताएं देखते जाइए, फिर हम इसके विकास की उत्पत्ति का थोड़ा विकास भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है ये, नवीन है और वलित पर्वत हैं। और उसके बाद ये क्या है, इनका विकास किससे हुआ है, टेथिस के अवसाद से। अब टेथिस कहाँ क्या हो गया, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें बताया था आपको, अब यहाँ भी आपको बताऊँगा। टेथिस क्या है आपके पैंथालासा का, जो आपके अंगारा लैंड और आपके गोंडवाना लैंड के बीच का जो समुद्री भाग पड़ा था, उसको भूगोलवेत्ताओं ने क्या नाम दे दिया, टेथिस। ठीक है, और उसी टेथिस में पड़े अवसादों में वलन के कारण ही आपके इस भाग का निर्माण हुआ है। कैसे, अभी हम देखेंगे, बस आप इसकी विशेषताएं जानते आइए। ये किससे निर्माण हुआ है इसका, भाई किसी चीज़ का निर्माण हुआ है तो उसके लिए कुछ चाहिए होगा ना, तो ये टेथिस के अवसादों से निर्मित हुआ है। किसके, टेथिस के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये देखिए इधर है, ये भारत का नहीं लग रहा है आपको, एक उत्तरी सीमा का निर्माण कर रहा है ना। तो ये भारत का क्या कर रहा है, उत्तरी सीमा का निर्माण। इसकी विशेषताएं अगर हम लिखते जाएं, आप ऐसे देखिए, 2400 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है ना। नवीन वलित पर्वत उत्तर का, जो इसी का मैं बारे में बात कर रहा हूँ, नवीन वलित पर्वत हैं ये सब। ठीक है, इनका निर्माण किससे हुआ है, टेथिस के अवसादों से हुआ है ना, टेथिस के अवसादों से हुआ है। और ये हम अभी लास्ट में क्या बात की, ये क्या बना रहे हैं आपका, भारत के एक उत्तरी सीमा का निर्माण कर रहे हैं, भारत की उत्तरी सीमा का निर्माण कर रहे हैं। अब ये सोचिए, भारत की उत्तरी सीमा का निर्माण कर रहे हैं, इसके साथ इसका क्या मतलब, इसकी और क्या उपयोगिता हो सकती है। देखिए इसके उधर क्या पड़ता है आपका, चाइना, और चाइना के ऊपर क्या पड़ता है, साइबेरिया, है ना। पर्वतों की ऊंचाई इतनी है, अब ये उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश हैं, इनमें जो पर्वतों की औसत ऊंचाई है, ये लिख दे रहा हूँ मैं, औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर, क्या है, लगभग 6000 मीटर इनकी है। अभी आप ही समझ, औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, कुछ जैसे एवरेस्ट पड़ता है इसी रीजन में, तो क्या है वो आपका 8850 मीटर।
इसी तरीके से आपका नंदा देवी हो गया, सब 8,000 के आसपास हैं, ठीक है। नंदा देवी हो गया, धौलागिरी हो गया, ठीक है। ये सब मकालू, ये सब आपके क्या हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तो जो औसत ऊंचाई की मैंने बात की, औसत ऊंचाई 6,000 मीटर, और आप अच्छी तरह समझिए 6,000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर ऊंचाई का कोई पर्वत श्रृंखला हमारे उत्तर साइड में है। तो इधर से आने वाली जो शीत हवाएं होती हैं, एकदम बर्फीली हवाएं होती हैं, उनको ये क्या करेंगे, उनके लिए अवरोध का काम करेंगे, वरना ठंडियों में हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है ना, हम लोग बर्फ़ की तरह जम जाते। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से इधर से आने वालों के लिए अवरोध का काम करते हैं। और मानसून पढ़ेंगे तो आपको मैं पहले बता दूं, मानसून हमारा ये आपका इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से मानसून उठता है और इस तरीके से जाता है। बाद में बात करेंगे, बस आप समझते जाइए, ठीक है। इस तरीके का डायरेक्शन होता है और इसी हिमालय से टकरा के हमारे उत्तर भारत में वर्षा होती है। ना होता तो हो सकता है ये चाइना चला जाता और हमारे यहाँ सूखा, हमारे यहाँ क्या होता, हमारे यहाँ सूखा हो जाता, उतनी बरसात ना मिलती हम लोग को जितना हम लोग को ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या हो गया, हम लोग को ये क्या करता है, शीत हवाओं से रक्षा या अवरोध का काम करता है, ये आप लोग समझ लीजिए। मानसून को भारत में रोकता है, ठीक है, मानसून को भारत में रोकता है। और क्या है, और बताइए, और आपको ऐसा कुछ विशेषता लग रहा है। उसके नीचे क्या है, मैदानी क्षेत्र है ना, और इसके ऊपर कौन कौन से देश हैं भैया, हाँ, चाइना, इधर पाकिस्तान है ना, और दोनों देश भारत के बहुत मित्र हैं, हर दुख सुख में काम आते हैं। सुख में कह लीजिए, दुख में तो काम कभी नहीं आए, मित्र हैं ना। कैसे मित्र हैं, एकदम घात लगाने वाले, हमेशा भारत को परेशान करने वाले। तो सोचिए ये पर्वतीय रीजन उन मतलब आपके रणनीतिक रूप से भी आपके बहुत कारगर है, बचाता है, क्योंकि कोई भी सेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन तक मतलब बहुत लंबी लड़ाई यहाँ पर नहीं लड़ सकती है ना। और भारत के लिए क्या करते हैं, रक्षा कवच का भी काम करते हैं। क्या करते हैं, रक्षा कवच के काम करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, रक्षा कवच का काम करते हैं। और क्या है, रक्षा कवच का क्या और क्या करते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये पर्वतों पे ही हमारा सबसे क्या है, यहाँ से क्या निकलती हैं, हमारी सदा नीरा नदियाँ निकलती हैं। अपवाह तंत्र अगर आपने पढ़ा नहीं है तो जाके पढ़िए, वहाँ पर मैंने बताया है अपवाह तंत्र बहुत ढंग से। तो अब यहाँ पर सिर्फ इतना जान लीजिए कि यहाँ पर से यही पर्वतीय रीजन से हमारे जो हमें सदा नीरा कहने का मतलब जिसमें हमेशा जल की उपलब्धता होती है, ऐसी नदियों का उद्गम हमारे हिमालय क्षेत्र से होता है और इस जल का बहुत बड़ा स्रोत है। तो क्या हो गया ये हमारे लिए रक्षा कवच, कैसे, रणनीतिक रूप से, और प्लस पानी के रूप में भी हमारी रक्षा ही करती है। तो क्या होता है ये, पानी का मतलब स्वच्छ जल का स्रोत, दो कारण से है ना, नदियाँ और प्लस ग्लेशियर। अब दो कारण कह लीजिए चाहे एक ही कारण कह लीजिए, क्योंकि उन्हीं ग्लेशियर से ही उन नदियों में पानी आता है, ठीक है, उन्हीं ग्लेशियर से नदियों में पानी आता है। अब ग्लेशियर के नाम लिए हैं तो आप ये भी समझ लीजिए कि इसी पर्वतीय रीजन में विश्व के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर इसी पर्वतीय रीजन में ही उपस्थित है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, विशेषता देख रहे हैं ना। अगर आपको सिर्फ यह है प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास ना, लेकिन चूंकि यहाँ पर इतनी नॉलेज इसलिए बताया जा रहा है कि आपके यूपीएससी में स्टेटमेंट आएगा, तो अगर आपकी इतनी जानकारी है तो आप लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे। स्टेटमेंट प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, उसमें स्टेटमेंट दे रहा है, आपको समझ है, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल तो करता ही है वो, तो आप अच्छा आसानी से कर लेंगे, वो छोड़िए, ठीक है, वो तो आप करेंगे ही। लेकिन आपको अगर सिर्फ उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में लिखना होगा तो क्या है, इन्हीं को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन ना भी करेंगे तो आप नंबरिंग से कर देंगे, तो ये भी एग्जामिनर के लिए काफ़ी है ना, इसलिए मुझे यहाँ पर इसको बताना पड़ा। ये है, अब आगे हम लोग इसकी विशेषताएं आप लोग देख लिए। अब इसी को उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। इरेज कर देना इसको। ठीक, चलिए, इसको हम लोग ने दो भागों में बांटा, सुना होगा आपने,
जो नहीं सुने हैं वो सुने। पहला ट्रांस हिमालय, इसका और क्या है, इसको और क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, क्या बोलते हैं, या पार हिमालय, या इसी को तिब्बत हिमालय या तिब्बतीय हिमालय भी कहते हैं। तिब्बती हिमालय इसलिए कहते हैं कि जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है हमारे भारत के क्षेत्र में जितना है उससे कहीं ज़्यादा इसका विस्तार तिब्बत में है, इसलिए इसको तिब्बत के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, तिब्बत मतलब आप समझ रहे होंगे चाइना, हालांकि तिब्बती हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका है जो हमारा मुख्य हिमालय है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, मुख्य हिमालय। ओके, इस मुख्य हिमालय में भी हम लोग जानते हैं, अब हम लोग को आसान से समझ में आ रहा होगा। मुख्य हिमालय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 पार्ट, कौन सा, ग्रेटर हिमालय जिसको हम लोग महान हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं, तमाम नाम है मुख्य हिमालय का। ठीक है, दूसरा भाग देखिए मैंने यहाँ पर 3 रीजन इसलिए भी बनाया है। देखिए ये आपका क्या है, ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर वाला समझ लीजिए, नीचे वाला आपका क्या है, मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय, बहुत सारे नाम हैं, और अंतिम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। तो ये क्या है, एक तरीके से कैसा इसका शेप है, इस तरीके अंदर अर्धचंद्राकार, जो हमारे मुख्य हिमालय का जो है तीनों ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसका क्या है आकार आप देख रहे हैं, किस तरीके से है ये बताइए, अर्धचंद्राकार लग रहा है कि नहीं, अर्धचंद्राकार, या इसको एक और नाम दिया गया इंग्लिश में, सिंटैक्सियल बेंड। क्या दिया है, सिंटैक्सियल, बाल पिन होता है ना, बाल में लगाने वाला, ऐसे ही रहता है ना, इस तरीके से रहता है, उसमें ये रहता है, तो देखिए उस तरीके से है ना, इसलिए इसका एक नाम और दिया गया है। और यहीं पर इसे यहाँ पर इनका यहाँ पर तीखे मोड़ है, ये देखिए ये है इधर से मुड़ा हुआ है और इधर मुड़ के पाकिस्तान क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। बात समझ में आ गई आप लोग को। तो अर्धचंद्राकार इसका शेप है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं आप, सिंटैक्सियल बेंडिंग। ठीक है, सिंटैक्सियल बेंड। तो हमारा ये क्या है, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये मुख्य हिमालय के हैं। ग्रेटर हिमालय, मुख्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर किस पे फोकस करेंगे, ट्रांस हिमालय पर, पार हिमालय पर या फिर तिब्बती हिमालय पर। उससे पहले हम इन हिमालयों को जाने, उससे पहले इनका विकास हुआ, मैंने आपको बताया था, मैं भी उनकी उत्पत्ति का एक आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे ये मतलब कैसे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रांस हिमालय पर आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वो आपका ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय में विभाजित है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए देखिए इसकी उत्पत्ति का हम लोग यहाँ पर जनरली 2 सिद्धांत के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। पहला एक है कोबर, जर्मन के एक भूगोलवेत्ता थे कोबर, उनका एक उन्होंने दिया था एक भूसन्नति का सिद्धांत, और उसी से मतलब ये जो भूसन्नति सिद्धांत है ये आपका आधार का काम किया किनके लिए, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत ठीक है, अच्छा है, उन्होंने जो बताया वो हर जगह उन्होंने मतलब सही से व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए जब हम लोग मेंस में भूसन्नति को पढ़ेंगे तो उसके हम लोग गुण दोषों को भी देखेंगे, उसका लाभ क्या हुआ ये भी देखेंगे, है ना। लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से हमारा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत आया, और वो अभी तक ज़्यादा हम लोग के लिए कारगर है और ज़्यादा हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत हम लोग यहाँ पर 2 पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं, कोबर का भूसन्नति, कोबर का भूसन्नति, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है,
मैं आपको यहाँ पहले बता दूँ, इन दोनों सिद्धांतों का मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू जानकारी दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। बाकी इनके बारे में एकदम बहुत डिटेल्ड ये पूरा टॉपिक है आपके मेंस में, और इनका मतलब इनके अंदर जाके काफ़ी इनके व्यापक एनालिसिस हम लोग को करना पड़ेगा मेंस में, इसलिए यहाँ पर उसको नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पर इसका सिलेबस अलग डिफाइन है, इसलिए इसमें जो ज़रूरी है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ, यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे आपको तो ऐसा लगेगा बस उसी के आगे पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है और बस थोड़ा सा यहाँ पर बाकी है। ठीक है, यहाँ समझिए। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोबर की भूसन्नति। ठीक है, सिद्धांत, इसको समझिए क्या है कोबर की भूसन्नति। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया, देखिए ये जैसे, ठीक, इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए आपके दो ये स्थल हैं। ठीक है, ये स्थल भाग है, ये स्थल भाग 1, स्थल भाग 2। ठीक है, ऐसा है कि इन्होंने ये बताया कि इसमें देखिए लगातार इन दोनों स्थलों से आने वाले नदियों के कारण या फिर जो भी जल का जो स्रोत है उनके कारण इसमें लगातार इसमें क्या हो रहा है, अवसादों का निक्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवसादों का निक्षेपण, ये इस तरीके से। ठीक है, अब लगातार अवसादों का निक्षेपण होता जाएगा तो क्या होगा, इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक परत दर परत दर परत दर परत दर एक मोटी परत विकसित होगी, और उससे क्या होगा, इस भाग पे इस परत की वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड, मतलब नीचे की साइड क्या होगा, एक दबाव है ना, दबाव बल कार्य करने लगेगा। समझिए आप, लगातार जब इसे अवसादों का निक्षेपण होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक क्या काम करेगा, एक दबाव बल नीचे की तरह कार्य करेगा। समझाते हैं आपको कैसे। मैंने बताया 2 स्थल हैं, बीच में ये आपका प्लेस है जहाँ पर अवसादों का निक्षेपण हो रहा है। आप मेरे पास यहाँ है नहीं, मान के चलिए आपको इसी को। ठीक है, मान लीजिए कि यही आपकी कोई आपने लोहे की रॉड ले ली है, ठीक है, बड़ी सी, और क्या किया आपने, बीच में आपने इसको कुछ भार लटका दिया। तो क्या करेंगे, ये भार नीचे लटकेगा और ये दोनों सिराएं क्या होंगी, नज़दीक आएंगी, लाइक दिस। ये है, और यहाँ आपने वेट कर दिया तो अब ये इसका ऐसे होगा ना। अब ध्यान दीजिए, यही था, जब मैं इसको पूरा कर दूंगा तो ये डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, लेकिन जब उसने बेंड हो गया, अगर फिजिक्स में किसी ने बेंडिंग मोमेंट का प्रैक्टिकल किया होगा तो ये बड़ा आसान समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल की बात नहीं है, आप सिंपल से एक ले सकते हैं, है ना, कोई भी चाहे डंडी लेके देख लें, वो तो होना ही है। ठीक है, यहाँ पर कारण ये है, तो ये चीज़ें क्या उठ के नज़दीक पहुँच गई, है ना। उसी को उन्होंने यहाँ पर बताया था कि जब यहाँ पर लगातार अवसादीकरण से इस प्लेस पर, इस रीजन में नीचे की तरफ दबाव बल कार्य करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, दबाव होगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे, गहराई और बढ़ जाएगी दबाव से, और अवसादीकरण के लिए और जगह मिल जाएगी, इसलिए दबाव लगातार बढ़ता रहेगा। और ये जो किनारे हैं ये पास में आ जाएंगे, जैसे ये इन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लीजिए, ठीक है, ये आपको उठा लग रहा है ना, तो इन्होंने ये बताया था जो वो पास में आएंगे तो इनकी इस अवसाद के कारण और इन दोनों की वजह से क्या होगा, इनमें भी हल्का हल्का क्या होगा, फोर्स काम करेगा, अपोजिट। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, नज़दीक भी आएंगे और थोड़ा सा उठे हुए भी लगेंगे। ठीक है, और जब यही अवसादों का जो दबाव बल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये दोनों आपस में सट जाएंगे, जब आपस में सट जाएंगे तो मान लीजिए ये दोनों मैंने सटा दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, इसी अवसादों में सटे, अवसादों में भी क्या हुआ, प्रेशर पड़ा, और अवसादों का इनकी वजह से ये दोनों जब ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो अवसाद अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। बात समझ में आ गई आप लोग को। और ये क्या ले लेंगे, पर्वत का रूप। ये है आपका कोबर की भूसन्नति का जो आपका क्रक्स है, जो मेन सिद्धांत है, यही है। ठीक है, ये फिर ये और फिर ये, इसी से हुआ है। ओके, तो ठीक है, ये सिद्धांत उन्होंने कोबर ने दिया, लेकिन ये हर जगह इसका सही एक्सप्लेन नहीं कर सके, यही इनमें मुख्य दोष रह गया। हमको यहाँ पर उसको नहीं पढ़ना है, बस हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो उत्पत्ति 2 सिद्धांत था, जिसमें कोबर के भूसन्नतिक सिद्धांत था, वो इस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा
प्रमाणित भी है। हाँ, हालांकि इस सिद्धांत के लिए ये सिद्धांत एकदम बेस का काम किया था। चलिए, भूसन्निहित सिद्धांत समझ में आ गया। अब दूसरा, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, इसमें 3 थे, मैकेंजी थे, मॉर्गन थे और एक और थे। इन्होंने इसको प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को समग्र रूप से, ठीक है, उन्होंने इनके सिद्धांत को अध्ययन किया, फिर उसमें जो कमियां पाई तो इसको देखा, उस पर और अध्ययन किया, फिर उनको समझ में आया कि नहीं, ये भूसन्निधि का ही सिर्फ परिणाम नहीं है। हाँ, होता ऐसा ही है, लेकिन ये होता किसकी वजह से? ये प्लेटों के अभिसरण की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लेटों के अभिसरण की वजह से हो रहा है। मैंने आपको शुरुआत में प्लेटों के बारे में थोड़ी जानकारी दी, उसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। जनरली तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा, तो मैंने आपको ये बताया था, पैंजिया का विखंडन हुआ था, याद है? देखते जाइए, मैंने क्या बताया था। एक भूभाग था जो आपके लगभग थोड़ा सा दक्षिण में स्थित था और पूरा ये सागर था। क्या नाम था इसका? पैंथालासा। और इस भाग का क्या नाम था? पैंजिया। ठीक है, उसके बाद किस काल में विखंडन हुआ था? पैंजिया का विखंडन बताइए किस काल में हुआ था? कार्बोनिफेरस काल में। और किसने बताया था ये? मतलब वेगनर ने बताया था, सब वेगनर का कहना है। ठीक है, तो मान लेते हैं वही क्या हुआ था। इसको पहले 2 भागों में ये बटा। क्या पैंजिया कितने 2 भागों में बटा था? क्या था ये? अंगारा लैंड, और ये क्या था? ये गोंडवाना लैंड, याद होगा ना। उसके बाद मैंने क्या बोला? फिर गोंडवाना लैंड। फिर किस में क्या हुआ था? गोंडवाना लैंड में फिर से विखंडन हुआ था, है ना। ट्रियासिक काल में फिर से गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ था। और ये जब हुआ तो ये आपका अंगारा लैंड का भाग है, इधर ऊपर था। ठीक है, जिसको हम लोग, इसमें भी अलग अलग प्लेटों का हुआ है, लेकिन हमें इसी में से एक प्लेट, जो अंगारा लैंड का एक प्लेट, भाग का एक प्लेट था, उसको हम लोग नाम दिए हैं यूरेशिया प्लेट, है ना। यूरेशिया प्लेट जो आपके रूस से लेके पूरे यूरोप तक है ना। रूस हमारा एशिया का पार्ट है और हमारा यूरोप का पार्ट है, दोनों मिला के यूरेशिया का प्लेट बना। और इसी गोंडवाना लैंड में जब आगे फर्दर विखंडन हुआ था, तो उसी से हमारा निकल के क्या गया था? ये हमारा इंडियन पेनिसुला पार्ट, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग जाके कहाँ आया? ये इस तरीके से मूवमेंट किया। ठीक है, मूवमेंट उसका ऐसे था, ऐसे अभी भी हो रहा है, ऐसे जाके। ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से जा रहा है, मतलब इतना नहीं मुड़ गया, ये इस ऐसे स्टार्ट हुआ। ठीक, ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर इसी तरह इसका मूवमेंट हो रहा है ना, इस पार्ट का। इसीलिए हमारे हिमालय की ऊंचाई आज तक बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यूरेशियन प्लेट में वो भी आज तक वो क्या कर रहा है? प्रेशर बना रहा है, और अवसाद वहाँ पर थे। हाँ, इनके बीच में हमने बताया था, इसमें बीच में कौन? टेथिस सागर था। जब विखंडन हुआ था तो इनके दोनों भागों से जो नदियाँ लगातार कई वर्षों तक, हजारों सालों, करोड़ों वर्षों तक इसमें क्या किए? अवसादीकरण किए। और उसी अवसादों में क्या हुआ? इस प्लेट से जाके जब टक्कर हुआ, इस प्लेट से, इंडियन प्लेट से इस यूरेशियन प्लेट में, तो उसी अवसादों में क्या हुआ? वलन हुआ। अवसादों में वलन हुआ तो हमारा ये इस तरीके से, ये समझ गए आप। अब उसको देखिए फिगर में कैसे। अब इतना समझ में आ गया ना, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पर बताने में आसान होगा। ठीक है, देखिए प्लेट विवर्तन, इसको मैं बता रहा हूँ प्लेट विवर्तन की। ठीक है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका यूरेशियन प्लेट है। ये आपका कौन सा प्लेट है? यूरेशियन। ठीक है, ये आपका क्या है? इंडियन प्लेट। और बीच में कौन सा है बताइए? बीच में क्या था? यहीं से, इसी से टूट के ये आगे बढ़ रहा है, तो बीच में कौन सा सागर था? टेथिस। याद रखिएगा, ये क्या है? टेथिस। और ये इंडियन प्लेट आपको मैंने इससे बताया है, ध्यान रखिए, एकदम समझते जाइए। अब ये आगे बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। इसमें उतना मूवमेंट रहा हो नहीं, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत मूवमेंट था, क्योंकि उधर भी फॉर्मेशन हुआ है, अंगारा लैंड में भी। ठीक है, क्रैक्स वहाँ भी आए हुए हैं। तो ये दोनों क्या हुए? आगे बढ़े, और इसकी गति बहुत तेज़ थी, इसके अपेक्षा इसकी गति काफ़ी तेज़ थी। ये काफ़ी तेज़ी से जा रहा था ऊपर। बात समझ में आई आपको? तो अब जब ये प्लेट आगे बढ़ेगा तो इस टेथिस सागर में क्या होगा? हाँ, आगे बढ़ रहा है, प्लस इसमें अवसाद पहले से हैं। अवसादों का निक्षेपण तो लगातार हो ही रहा है इसमें, है ना। अवसादों का निक्षेपण तो लगातार हो ही रहा था। बात समझ में? प्लेट दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा है। ओके, अब क्या होगा? टेथिस का क्या होगा?
संकुचन, क्या होगा? टेथिस का संकुचन होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लेट दोनों उसको दाबेंगे तो टेथिस सागर में कमी आएगी एरिया में। तो अगला देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? टेथिस सागर में संकुचन, और यहीं पर आपका अवसादों में, ये अवसाद भी, अवसादों में लगातार क्या है? दबाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। प्लेट उसमें इंडियन, इसको मैं छोटा जो दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, ये इससे काफ़ी बड़ा है, ये इससे काफ़ी बड़ा है। और ये जो नीचे मैंने इसलिए दिखाया है, एक चीज़ जान लीजिए, दो प्लेट जब एक अपसरित होते हैं तो एक प्लेट नीचे जाता है, एक प्लेट ऊपर जाता है। कौन प्लेट नीचे जाएगा? जिस प्लेट की डेंसिटी, जिस प्लेट का घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ सबडक्ट होगा, नीचे की तरफ धंसेगा। और यहाँ पर इंडियन प्लेट का डेंसिटी ज़्यादा था, ठीक है, इंडियन प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको नीचे दिखाया है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हाँ, तो टेथिस का क्या हुआ यहाँ पर? संकुचन, किसका? टेथिस का संकुचन हो रहा है। और यहीं पर ध्यान देंगे, जो अवसाद है ना उसमें वलन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पानी जरूर है लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर वलन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये देख रहे होंगे कि जब दोनों प्लेट टकराई तो इस वाले प्लेट में, यूरेशियाई प्लेट में, यहाँ थोड़ा सा प्लेट में मोड़ पड़ गया, ठीक है। यही मोड़ हमारा किसका नाम हो जाएगा? क्या नाम हो सकता है इसका? ट्रांस हिमालय। ध्यान दीजिए, बहुत इसमें रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यही माना जाता है कि जब प्लेट टकराए तो ये ध्यान दीजिए कि प्लेट के आगे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? फोरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरलैंड, मतलब अग्रभाग बोलते हैं, ठीक है, फोरलैंड बोलते हैं। उसी फोरलैंड के ऊपर, मतलब उसी फोरलैंड वाले सरफेस का मोड़ के रूप में ऊपर उठ जाने से हमारा किसका निर्माण हुआ है? ट्रांस हिमालय का। अभी हम लोग मुख्य हिमालय, अपने जो इस वाले हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, अभी उसका निर्माण कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, देखते रहिए। तो ये हमारा किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। टेथिस में संकुचन हो रहा है, अभी हिमालय पर्वत में जो मतलब जो अवसादों में है वो वलन हो रहा है, अभी वो ऊपर नहीं आया है। इसलिए बोला जाता है कि हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले ही हमारे ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था, इसलिए उसको पार हिमालय भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ट्रांस हिमालय का निर्माण हमारे हिमालय से पहले क्यों हुई थी, कारण आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फेज 3 में देखिए, फेज 3 में देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा? अब इस प्लेट के नीचे हमारा इंडियन प्लेट पहुंच गया है, ठीक है, इस प्लेट के नीचे हमारा इंडियन प्लेट पहुंच गया है। और ये तो आपका जो उठा था यहाँ पर आपका किनसे? इन्हीं अवसाद से। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ऐसे ही ना, सबसे ऊंचा ग्रेटर हिमालय, उससे कम ऊंचाई का मध्य हिमालय, और उससे कम ऊंचाई का शिवालिक हिमालय। ओके, तो ये हिमालयन रीजन का मैंने इसको पहले बना दिया, ये आपका क्या है? ट्रांस का पार्ट हो गया। तो अब जो मैंने आपको बताया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उसमें आपको मैंने 2 सिद्धांत उसकी उत्पत्ति का बताया था, भूसन्नति और विवर्तनिकी। अब देखो, आपको भूसन्नति में भी आपको मैंने ट्रांस का थोड़ा सा जो फोरलैंड वाला पार्ट था, ये जो इससे दबाव हुआ था, तो यहाँ पहले उठा थोड़ा सा, ये देखिए ये भाग उठा था, है ना, और उसके बाद इसी अवसादों से जो अगला निर्माण हुआ है आपका हिमालय के रूप में, ऐसा कोबर ने बताया था, ठीक है, ऐसा कोबर ने बताया था। लेकिन ये उतना मतलब हर जगह इतने प्रमाणित नहीं हो पाया, इसलिए इन्हीं का आधार मान के जब हमारे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हमारा आया मॉर्गन का, मेनली मॉर्गन का मानते हैं, उसके साथ मैकेंजी भी थे और एक और थे, नाम मुझे जर्मन के थे, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप बस इतना समझिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, मॉर्गन का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हाँ, तो आपको क्या समझना था कि कैसे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ और उसके पहले ट्रांस का कैसे हमारा निर्माण हुआ, आपको समझ में आ गई? देखिए याद रखिएगा, यूरेशियन प्लेट से हमारे इंडियन प्लेट यहाँ से क्रिएट कीजिए, ठीक है, यहाँ लड़ी जाके टकराई। ओके, तो बीच में जो टेथिस सागर और अवसाद थे, बीच में जो टेथिस सागर और अवसाद थे, अवसाद मैंने आपको यहीं बताया दिया था, पहले जब विखंडन हुआ था तो नदियों के माध्यम से लगातार कई हजारों लाखों साल तक अवसादों का निक्षेपण होता रहा, इसलिए अवसादों की वहाँ पर कोई कमी नहीं थी। सोचिए इतना अवसाद है, कितने 2400 किलोमीटर लंबे और लगभग 6000 औसत ऊंचाई और 8-8 हज़ार
मीटर की ऊंचाई के पर्वतों का निर्माण हो गया। अवसादों का आप समझ सकते हैं कितना अवसाद रहा होगा, है ना। दोनों प्लेट आपस में टकराए, तेजी से संकुचन हुआ, अवसादों में क्या हुआ, संपीड़न बल कार्य किया, अवसादों में वलन हुआ और उसी वलन का निर्माण हमारा किस रूप में हो गया, हमारे पर्वतीय संरचना हिमालय। समझ गए आप लोग, आसान सा है, देखिए ध्यान से बस, ठीक है ना। अब चाहे कोबर हो और चाहे आपके प्लेट विवर्तन की है ना, मॉर्गन का प्लेट विवर्तन की हो, आपको बहुत आसान से समझ में आ गया। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वलित पर्वत। और नवीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अभी हमने बार बार मैं ये बता रहा हूँ, कभी इंडियन प्लेट अभी यूरेशियन प्लेट को और आगे धक्का दे ही रहा है, ठीक है, धक्का दे ही रहा है, इसलिए लगातार हिमालय का उत्थान होता जा रहा है। इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब हिमालय की ऊंचाई अब 8,848 न होकर 8,850 हो गया है, नए सर्वेक्षण में आया है। बात समझ में आ गई, 2 मीटर आप लोग समझ रहे होंगे, काफ़ी हो गया है ना। तो इसी तरीके से अब इसको हम लोग अगर नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांस हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, ठीक। अब चलिए एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो हिमालय का निर्माण तो हम लोग कर लिए, ट्रांस से लेकर शिवालिक तक हम लोग का हिमालय हो गया। इनके बीच में एक रीजन, कुछ रीजन के नाम दिए गए हैं, वो सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया इसलिए मुझे वहाँ उसको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरीके से हुआ है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, है ना। तो इनके बीच में इनको कुछ बांटा गया है इस तरीके से कि जो आपका ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच का जो जोन है, इसका नाम क्या दिया है इन्होंने, ITSZ। ITCZ नहीं भैया, इस बारे में बड़ा ध्यान से CZ मत पढ़ लीजिएगा, CZ बहुत अलग चीज़ है और उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर ITCZ के बारे में किसी को जानकारी नहीं है तो प्लीज़ आपको ITCZ वाला जाके वीडियो देखना चाहिए, उसमें सिर्फ ITCZ के बारे में नहीं, मैंने उसमें बहुत चीज़ बताया है। और ITCZ का हम लोग मानसून में बहुत व्यापक उपयोग करने वाले हैं, अगर नहीं पढ़ें तो आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ITCZ MCT फुल फॉर्म बताता हूँ अभी, बस ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, इसलिए इसको जान लीजिए आप लोग क्या बोला जाता है, इसको रट लीजिएगा, आता है ये। हाँ, अगर किसी को ये जानना है कि इसको क्यों बोलते हैं तो चूँकि यहाँ पर इसको ज़रूरत है नहीं, तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। MBT और ये इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, HFF, ठीक है। ठीक, यही सही है। देखिए इसको ITCZ का क्या है नाम, इसको क्या दिया गया है, ये आपके ट्रांस हिमालय और ये आपके ग्रेटर हिमालय के मध्य का जो जोन है, इसको नाम दिया ITSZ। इंडस सांगपो लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग याद लिख लीजिए, इंडस सांगपो सैटर्न जोन, ठीक है, इंडस सांगपो सैटर्न जोन। इसका क्या नाम दिया है, मेन सेंट्रल थर्स्ट। किसके बीच में है ये, ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय, मतलब मिडिल हिमालय। इन दोनों हिमालय के बीच का जो जोन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन सेंट्रल थर्स्ट, ओके। अब मुख्य मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। और आपका शिवालिक से आपका जो ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र बनता है उसके बीच का जो ये है उसको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी अपना पेन चलाएं, ठीक है। इंडस सांगपो सैटर्न जोन, मेन सेंट्रल थर्स्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट एंड हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसको आप लोग रट लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, स्टेट पीसीएस तो बराबर पूछता रहता है, एक बार यूपीएससी में भी आया, एक नहीं या 2 बार आया हुआ है, ठीक है। इसका क्रम चलिए, तो हम लोग ने यहाँ पर काराकोरम और यहाँ पर जो हिमालयी मुख्य हिमालय था
उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए कोबर और प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से। अब कराकोरम थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिमालय का अध्ययन करेंगे, ठीक है, मुख्य हिमालय का। उसमें हम लोग अलग से ग्रेटर हिमालय, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय सब पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा देख लें। एक मिनट का ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, बस बहुत गर्मी है, 1 मिनट का ब्रेक। हाँ ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या पढ़ना है हम लोग ने ट्रांस और हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत में पढ़ लिया। हम लोग को थोड़ा ट्रांस हिमालय को थोड़ा सा फॉरगेट कर दें थोड़ा सा। इसमें देखिए 2-3 महत्वपूर्ण भाग हैं। देखिए सबसे पहले क्या है आपका काराकोरम। ट्रांस हिमालय को हम लोग बांट रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है आपका काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी। उसके बाद आपका कौन सा पड़ता है, काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी पड़ता है। ठीक, लद्दाख श्रेणी। और उसके बाद एक और आपका पड़ता है जास्कर। इसी में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे लद्दाख पठार के बारे में। किसके बारे में, लद्दाख पठार के बारे में, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो रही है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने कंसंट्रेशन को बना के आप लोग पूरा देख लें। एक बार में अगर नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चला है ना शॉर्ट वीडियो देखने का, वो उतना अच्छा तो है नहीं, बट क्या कर सकते हैं, तो आप लोग उसको 2 पार्ट में देख लीजिए। थोड़ा सा आधा पार्ट देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर देख लीजिए। हालांकि जो सिविल सर्विसेज की वीडियो है, अगर आप क्लास में बैठते होंगे तो आपको 2-2 3-3 घंटे, आप ये समझ लीजिए सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर 1 घंटे का वीडियो देखने का, अगर 1 घंटे का आपके अंदर नहीं है आपके उतना, तो आप सोचिए कैसे आप समझ रहे होंगे ना इसमें कितना पेशेंस चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पेशेंस, किसी भी टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं, तैयारी के लिए बहुत बड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बड़ा नहीं ज़्यादा। तो अगर आप 1 घंटे के लिए पेशेंस नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आगे कैसे, क्योंकि इसमें पढ़ना तो होता ही है, आप जानते हैं काफ़ी अच्छी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा मतलब स्मार्ट के साथ, लेकिन ज़्यादा तो करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपको फिर भी अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा ब्रेक लेके लेकिन वीडियो को पूरी देखा करें, आपके ही काम में आएगा और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखिए हिमालय वाले हमने बांटा सबसे काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में और लद्दाख पठार में, ठीक है। यही काराकोरम के यही मुख्य भाग हैं और इसमें कुछ ज्यादा नहीं। देखिए काराकोरम आपका सबसे, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपकी काराकोरम है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसका, ट्रांस हिमालय की क्या है, सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये। इसी में हमारा क्या है, केटू पर्वत हमारा इसी काराकोरम का ही भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए इसका और एक नाम क्या दिए हैं, गाडविन आस्टिन, है ना, आपको पता, गाडविन आस्टिन इसी का नाम दिया है। जिसकी केटू की ऊंचाई कितनी है, 8611 किलोमीटर, ठीक है, 8611 किलोमीटर, जो केटू आपके काराकोरम की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। और भारत का, अगर हम पूरे इस मैप को देखिए, अगर हम पूरा हमारे भारत का हिस्सा है, हम मान के चलते हैं कि हमारा ही है, अलग बात है कि कुछ चीजें चोरों ने इसको थोड़ा सा कब्जा कर लिया है, अलग बात है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि केटू अपने भारत का ही भाग है। तो अगर इसको देख केटू अपने भारत का भाग मानते हैं तो केटू भारत की सबसे ऊंची, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। एवरेस्ट तो अपना है नहीं, आपको अच्छी तरह पता है, एवरेस्ट आपके नेपाल में है, ओके। तो केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक। या मैं बोल रहा हूँ उसको अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हर चीज लिखने का यहाँ पर अभी समय नहीं है, और लिखेंगे तो आपका समझ जाएगा, आप बोल रहा हूँ तो आप नोट कर लीजिए केटू, ठीक है। और इसमें क्या है काराकोरम की खास बात, आप काराकोरम में ही आपके जो दुनिया के सबसे बड़े हिमनद ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ, आपके काराकोरम में ही स्थित है। अब चाहे वो सियाचिन हो गया, मैं बड़े की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊंचों की बात नहीं कर रहा, सबसे ऊंचा, ठीक है, मैं बड़ा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़े जैसे सियाचिन हो गया,
सियाचिन हो गया, बायफो हो गया, बाल्तोरो हो गया, हिस्पर हो गया, सबके नाम आप लिखते जाइए, ठीक है ना। जैसे हिमनद क्या हो गया, सियाचिन, बाल्तोरो, ठीक है। बायफो, हिस्पर, और भी हैं बहुत, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इतना ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हैं, ठीक है, इन पे बहुत क्वेश्चन आए। तो ऐसे जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े हिमनदों में आते हैं, ये सब ये आपके कहाँ है, काराकोरम में ही स्थित है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये काराकोरम में, और इसी सियाचिन ग्लेशियर से आपकी नुब्रा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, सॉरी, नुब्रा नदी का। और नुब्रा किसकी सहायक नदी है, अपवाद में पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, नुब्रा किसकी सहायक नदी है, नुब्रा श्योक की सहायक नदी है। और श्योक किसकी सहायक नदी है, सिंधु की है। नहीं पढ़े हैं तो जाके जरूर पढ़ें, बहुत डिटेल पढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो आप इसी सियाचिन से निकलती है नुब्रा नदी, जो सहायक नदी है श्योक की, श्योक किसकी सहायक नदी, सिंधु की, ठीक है। ये है इसकी खास बात है। सबसे उत्तर में, मतलब सबसे उत्तर में है जो कि काराकोरम के सबसे ऊपर। उसके दक्षिण में आते तो हम लोग क्या मिलता है, लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के दक्षिण में आते तो लद्दाख श्रेणी। बस ध्यान रखिए, हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय ना। लद्दाख श्रेणी देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, राकापोसी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, राकापोसी किस पर्वत श्रेणी का भाग है, या किस पर्वत श्रेणी का भाग है राकापोसी चोटी, तो किसका है, ये लद्दाख श्रेणी का है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, आसान से याद हो जाएगा ना, कितनी है इसकी, 7788, मतलब 7788 मीटर, है ना, 7788 मीटर, ठीक है, याद रहेगा। तो लद्दाख श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख श्रेणी का। और क्या है खास बात, आप देखिए, काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख, है ना। लद्दाख से ही हमारा यहाँ पर जो लद्दाख का रीजन है, यहीं पर हमारा क्या है, लद्दाख पठार का विकास हुआ है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर इसी से संबंधित है, मैं ही बता दे रहा हूँ। लद्दाख पठार दो पर्वतों के बीच में है विकसित, ठीक है। लद्दाख पठार हमारा दो पर्वतों के बीच में विकसित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब दो पर्वतों के बीच में जो पठार रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार। ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये दो पर्वत हैं, इसी बीच में जो पठारी भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर पर्वतीय पर्वत पठार, ठीक, अंतर पर्वतीय पठार। तो इसी रीजन में है, ठीक है, लद्दाख पठार। अब सोचिए कि आपका लद्दाख पठार की ऊंचाई, लद्दाख पठार की ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है, लगभग 4800 मीटर। विश्व के सबसे ऊंचे पठारों में है ये लद्दाख पठार, ठीक है। और जो कि पर्वतों के बीच में, देखिए ध्यान दीजिए, मैं लद्दाख पठार के बारे में बात कर रहा हूँ, पर्वतों के बीच में होने के कारण ये क्या हो जाता है बताइए, ये वृष्टि छाया प्रदेश पड़ेगा ना। देखिए बारिश अगर इधर से आए इधर होगी, इधर से आए इधर होगी, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो पाता है ना। तो क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाएगा। और चूंकि ठंडे प्रदेश का तो भाग ही है, इसलिए एक शीत मरुस्थल का निर्माण कर देता है। क्या, शीत मरुस्थल का निर्माण कर देता है ना। किस तरीके से, ये कहा यहाँ पर क्या हो जाता है, शीत मरुस्थल, कारण अंतर पर्वतीय पठार होना, है ना। समझ में आ गया आप लोग को। इसी पठार पर, इसी लद्दाख पठार पर आपका एक फेमस झील है, क्या नाम है उसका, पैंगोंग झील। क्या नाम है, पैंगोंग झील, है ना। पैंगोंग झील के बारे में सुना होगा, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा है तो उसमें भी इसको दिखाया गया है, अंतिम का सीन वहीं पर फिल्माया गया था। और पैंगोंग झील पे ही हमारा अक्सर चाइना से विवाद रहता है ना, चाइना से विवाद रहता है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि लद्दाख जो ये पैंगोंग झील है, चूंकि ये है तो हिमनदों के बीच में, लेकिन फिर भी इसका जल खारा है। क्या कारण है खारा होने का, देखिए अभी तक जो रिसर्च हो पाया है वही कि ये जो आपका पैंगोंग झील है, ये आपके टेथिस, फिर से देखिए हम कनेक्ट कर रहे हैं, टेथिस का अवशेष है। और टेथिस क्या था, सागरी जल था, खारा होना ही है उसको, उसका अवशेष रहेगा तो खारा तो रहेगा ही, है ना। अब यही है कि बताइए, इससे पता चल रहा है ना कि जल सहित जो टेथिस का अवशेष उसमें जब वलन हुआ और साथ वो जो उस सरफेस ऊपर उठा,
वही उसी जो जल वाला अवशेष है वो भी यहाँ पर बचा रह गया है, इसीलिए उसका जल क्या होता है, खारा। तो मतलब क्या है, फैगमाग जल खारा होने का कारण क्या है, क्योंकि वो 33 का अवशेष माना जाता है, इसलिए वो जल क्या है, खारा है इसका। ये है ना 33 आपका, और इसी में बलन हुआ है ना, ये आपका इंडियन प्लेट जाके इसको उठा दिया है, उस प्लेट को, सॉरी सरफेस को, बलन याद है ना, ठीक है, इसलिए ठीक है। तो इस लद्दाख पठार की खासियत आपको पता चल गई, ठीक है। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, देखिए जास्कर श्रेणी क्या है, इसमें जैसे इसका सबसे ऊंची चोटी क्या थी, केटू थी, लद्दाख की राकापोसी थी, तो जास्कर की भी सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका, लद्दाख के दक्षिण में, ठीक है। ये लद्दाख के दक्षिण में है, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कामिट, कामित, ठीक है, कामित। इसकी ऊंचाई जहां तक है ये है 7755 मीटर। देखिए एक्चुअल तो इसकी ऊंचाई है 7756, क्योंकि मैं यहाँ पर 55 लिखा हूँ, आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने 55 लिख दिया है, याद रहेगा ना। जैसे इसका क्या है 7788, इसका 77, ये स्टेट पीसेस में पूछा जा सकता है इस तरीके से, इतना ज्यादा 1-1 मीटर का कोई वो है नहीं, ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ ले सकता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर इसकी ऊंचाई दिया हूँ। तो ये लगभग 7755, 56 भी है कहीं कहीं, लेकिन मैंने 55 जानबूझ लिखा है, आसान से याद हो जाएगा। 1 मीटर का आप लोग देख लीजिएगा, है ना। जास्कर पीर में कामित है सबसे सर्वोच्च चोटी, और उसका क्या है ऊंचाई क्या है 7755 मीटर, ठीक है। हाँ, इसी जास्कर और लद्दाख के बीच में हमारी कौन सी नदी बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है हमारी, बताइए, सिंधु, है ना। सिंधु अपवाद में इसीलिए कह रहा हूँ ना, अपवाद में पढ़िए, इसलिए मैंने उसको पहले पढ़ाया है। सिंधु, लद्दाख और जास्कर के मध्य से हमारा कौन सा नदी बहती है, जो मुख्य नदी है सिंधु, सिंधु इसी के दोनों के मध्य में बहती है, ठीक। जास्कर से जास्कर नदी का भी उद्गम होता है, वो भी जाके हमारे सिंधु में ही मिलती है ना, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली हो जाके सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है, जास्कर नदी भी। तो इस देखिए ट्रांस हिमालय का जो मुख्य भाग था मैंने आपको बता दिया, उसकी जो खासियत थी वो मैंने आपको बता दिया, बात समझ में आ गई आपको। तो इतना है ये। अब आपका दूसरा पार्ट जो बचा है मुख्य हिमालय, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक क्लास लंबी हो जाएगी अगर उसमें यहाँ आज देखेंगे तो, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने भौतिक प्रदेशों के बारे में न बता के मैंने उसमें आपको पर्वतों के विकास का एक जो क्रम है उससे रिलेट करते हुए आपको उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत को भी यहाँ से एक बार बहुत अच्छे से समझा दिया है, चाहे भूसन्नति हो चाहे विवर्तनिकी हो। उसके बाद ट्रांस हिमालय में जो जरूरी था वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है, मैप के द्वारा भी जो जरूरत हो बता दिया है। अब इसमें एक है कि ये आपका जो बन गया है ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इसको नदियों के हिसाब से भी, ठीक है, नदियों के हिसाब से भी एक भूगोल वेत्ता थे सिडनी बुराड, क्या नाम था उनका, सिडनी बुराड। उन्होंने नदियों के हिसाब से भी हिमालय का विभाजन किया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो भी आपके प्रीलिम्स के हिसाब से ही है, वो मैं बता दूंगा कुछ नदियों के हिसाब से, इस नदी से इस नदी के बीच में कश्मीर हिमालय, और उसमें ऐसे है ना कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, बहुत आसान है, वो तो 1 मिनट का काम है। उसके बाद हम लोग मुख्य हिमालय पे आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अपना सपोर्ट प्लीज करते रहें आप लोग, दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करने में क्या जाता है, सिर्फ एक लाइक ही तो दबाना है, दबाएं। और अपनी कमेंट को भी जरूर लिखिए, है ना। अगर कुछ चीज़ें आपको इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपसे है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जल्द ही ये इंडियन ज्योग्राफी का पूरा मैं कोर्स कवर करा दूंगा आपको बहुत जल्द, हर दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियो आ रही है, ठीक है। और वीडियो इसलिए लंबी हो रही है क्योंकि हर लगातार नहीं आ पा रहा है ना, उसमें और सब्जेक्ट भी हैं वो भी आते रहते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी मैं आपको बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, बस कोशिश ये है कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूँ, ताकि आप लोगों को कहीं कोई वर्ड आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मैंने जिनसे पढ़ा है ज्योग्राफी, जिनसे मैंने पढ़ा है, मेरे सर का ये कहना है कम पढ़ो पर क्रिस्टल क्लियर पढ़ो, उनका यही सब था, क्रिस्टल क्लियर, है ना। तो उसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि अगर कोई ऐसा वर्ड आया जो आपको पीछे से रिलेट कर रहा है, मैंने उस चीज़ को नहीं बताया, तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको ले आता हूँ उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये है मेरा पूरा पढ़ाने का। आप लोग थोड़ा सा अपना सपोर्ट प्लीज बनाए रखिए, थोड़े से लाइक सब्सक्राइब बढ़ाएं आप लोग, थोड़ा आप लोग समझ रहे हैं ना, ये होता है क्योंकि इसका भी हम लोग कोई तो फीस इसका रखे नहीं है, और यहाँ पर क्या है, लेकिन आपका जो लाइक सब्सक्राइब है ना, वही हमारे लिए फीस है, उसको बढ़ाएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू,
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।